देश में दो नहीं जल्द ही 3 तरह की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। जल्द ही रूस में बनी स्पुतनिक वैक्सीन का देश में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। रूस से भारत आई ये वही स्पुतनिक वैक्सीन है जिसका कोरोना पर सबसे ज्यादा अटैक होने का दावा है। अब अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन का टीका भी देश में लगना शुरू हो जाएगा। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहाँ से वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक, और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। शुरुआत में हमें ये वैक्सीन रूस से मंगानी पड़ रही है, लेकिन 2 महीने बाद जुलाई से भारत में ही इसका निर्माण होगा। वैक्सीन की कमी के बीच कोविशील्ड के टीकाकरण में किया गया बदलाव। अब कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का समय रखा जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को सलाह देने वाले एक्सपर्ट पैनल ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 डोज में ये बदलाव करने को कहा था। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने सिफारिश की थी कोविशील्ड के डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते कर दिया जाए। फिलहाल 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में कोविशील्ड के 2 डोज लगाए जा रहे हैं। पैनल ने सुझाव दिया है कि ऐसे लोग जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं उन्हें 6 महीने तक वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए। इसी के साथ एक्सपर्ट पैनल ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन के बारे में चॉइस देने की सिफारिश की है। पैनल के ज्यादातर सुझावों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। देश में बच्चों के लिए जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन। सरकार ने 2 साल तक के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है, यानी टेस्ट में पास तो बच्चों को लगेगी वैक्सीन। देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोवैक्सीन के 2 साल से 18 साल तक पर ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ट्रायल के प्लान के मुताबिक 515 लोगों पर टेस्ट होगा। ट्रायल वालों की उम्र 2 साल से 18 साल के बीच होगी। ट्रायल में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी। अभी पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका और कनाडा में बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हुई है। बच्चों पर जल्द ही ट्रायल शुरू होगा तो जानकारों के मुताबिक इस साल के अगस्त-सितंबर महीने तक बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। देश में एक बार फिर कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी एक बार फिर से 4000 के ऊपर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,67,000 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं और 4,120 लोगों की जान गई है। 3.5 लाख लोग ठीक भी हुए, लेकिन मरने वालों की इतनी संख्या डराती है। बढ़ते मामलों के बीच लोगों में वैक्सीन लगाने की होड़ भी मची है, लेकिन देश के ज्यादातर शहरों में वैक्सीन की डोज कम है। दिल्ली और महाराष्ट्र में तो कई सेंटर आज से बंद पड़े हैं और वैक्सीन डोज पर सियासी दंगल जारी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य केंद्र को कम वैक्सीन की कमी पर घेर भी रहे हैं। वैक्सीन के लिए मची मारामारी के बीच इस बीच कई राज्य ग्लोबल टेंडर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीदने में जुट गए हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच खींचतान अब और तेज हो गई है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन पर केंद्र ने राज्यों को आपस में भिड़ने के लिए छोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, भारत के राज्यों को इंटरनेशनल मार्केट में आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। यूपी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र ओडिशा से और ओडिशा दिल्ली से लड़ रहा है। भारत कहाँ है? इससे भारत की छवि खराब बन रही है। एक देश के तौर पर भारत को सभी राज्यों की तरफ से वैक्सीन हासिल करनी चाहिए। वैक्सीन पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट रोक दिया होता तो वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होती। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने तो आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार वैक्सीन के नाम पर लूट रही है। 150 का टीका 600 में बेचा जा रहा है। ये अगर केंद्र को मिल नहीं पा रहा है, राज्य सरकारों को मिल नहीं पा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों की सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है, तो क्या जनता को लूटने का कार्यक्रम मोदी सरकार ने तैयार किया है? कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है।
अब तक देश में 18.25 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन जब से 18+ का टीकाकरण शुरू हुआ है तब से देश में वैक्सीन की कमी शुरू हो गई। वैक्सीन की कमी के बीच अब कई राज्य केंद्र की बजाय सीधे बाहर की कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए निकाले जा रहे हैं ग्लोबल टेंडर। सबकी वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए, हमें वैक्सीन मिल जाए, इसके लिए हम ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोग ने तुरंत उसका एक समिति बनाया था और समिति बना के बाद हमने 4 तारीख को ग्लोबल टेंडर भी हमने फ्लोट कर दिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2 ही कंपनी हमारे देश में है और 2 ही कंपनी के सीमित संसाधन है उत्पादन के। ग्लोबल टेंडर महानगर पालिका हमारी पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है। अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, केरल अलग अलग राज्य जाएंगे तो हमारे देश की उससे बदनामी होगी। हमारे को पूरे देश को एक मानते हुए जो भी अगर वैक्सीन परचेज करनी है तो केंद्र सरकार को सबके लिए एक साथ परचेज करनी चाहिए। इससे पहले कल 12 पार्टियों के नेताओं ने चिट्ठी लिखकर ग्लोबल टेंडर पर आपत्ति जता चुके हैं। उनकी मांग है कि केंद्रीय स्तर पर टीकों की खरीद कर मुफ्त में टीका लगाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मोती बाग स्थित अटल आदर्श विद्यालय पे, जो कि दिल्ली सरकार का वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पे आप देखिए कोवैक्सीन मिलती है, बाकायदा लिख करके यहाँ पे चिपकाया भी गया है कि कोवैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन कोवैक्सीन की कमी के चलते अब यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। ये उन सभी सेंटर्स में से एक है जहाँ पे आज वैक्सीनेशन नहीं हो पाया और कब तक नहीं हो पाएगा ये कोई बता नहीं पा रहा है, क्योंकि लगातार यही बोला जा रहा है कि वैक्सीन की कमी है। अंदर आप देखिए व्यवस्थाएं पूरी हैं, बाकायदा बोर्ड लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। आसपास के लोग बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लगेगा या नहीं। लोग अपने घरों से निकल करके इस गर्मी में, इस धूप में सेंटर्स का चक्कर लगा रहे हैं ये पता करने के लिए कि फ्री वैक्सीन आज मिल पाएगी या नहीं, लेकिन हाथ में निराशा ही लग रही है। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तू मैं चल रही है, उसमें दिल्ली की जनता पिस रही है, दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। महाराष्ट्र में 1 जून तक बड़ा लॉकडाउन। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत की संख्या कम नहीं हो रही है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल सड़कों पर ऐसा ही सन्नाटा पसरा रहेगा। उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। यानी नए आदेश के मुताबिक किसी भी माध्यम से राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस तेजी से घट रहे हैं, लेकिन मरीजों की मृत्यु का आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है। नंदुरबार, लातूर और नांदेड़ जैसे जिलों में मृत्यु दर 5% से ज्यादा है। इसके अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं कि टीका नहीं है, टीका दीजिए, नहीं तो कैसे लगाएंगे। और यही समस्या छत्तीसगढ़ में भी है। देखिए लोग आ रहे हैं लेकिन टीकाकरण केंद्र से वापस जाने के लिए मजबूर हैं। और तस्वीर जो है वो साफ देख सकते हैं आप कि ये टीकाकरण केंद्र है रायपुर का, PTI ग्राउंड का। यहाँ जो लोग आ रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लग गई है और वापस जाना पड़ रहा है घर में। ऐसे जो लोग हैं, और यहाँ APL, BPL, अंत्योदय कुछ श्रेणी डिसाइड किया है सरकार ने। APL वाले लोग को नहीं लग रहा है तो कोई लगा भी नहीं रहे। और हम लोग पुलिस ग्राउंड में भी गए थे तो वहाँ पे भी हमें मना कर दिया था। जो नए छत्तीसगढ़ शासन का CG टीका है, वर्तमान में केवल पंजीकरण सेवा प्रारंभ हुई है। शेड्यूलिंग एवं वैक्सीनेशन की सेवा शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। मतलब समझ लीजिए कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, रिसिप्ट मिल गया, लेकिन इसमें ये लिखा है कि वर्तमान में केवल पंजीकरण सेवा, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाइए, कब लगेगा ये नहीं बताएगा। ऐप चालू हो रहा है, स्वाभाविक है कि शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं कोई अड़चने भी रहती हैं। उनको देख समझ के हम इस प्रक्रिया को अपडेट भी करते जाएंगे और सरल और लोगों के मंशानुरूप बनाने की कोशिश करते जाएंगे। लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी कि एक बार 1 दिन का कोटा उतने तक रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर लिया तो वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा और वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। गांव में सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त, क्योंकि गांव में न तो इलाज के उपाय हैं, न अस्पताल है, न टेस्टिंग है, न किसी को उस तरह की समझ भी है। तो अगर यहाँ कोरोना का विस्फोट हो गया
तो समझिए भगवान ही मालिक है। और हम मेरठ के जंगेटी गांव में ये जो घर है इनमें भी कोविड पॉजिटिव हैं, ये आइसोलेट हो गए हैं। घर में क्या हुआ है? भाई पॉजिटिव है बड़े वाला। दवा हुआ का? आए थे, डॉक्टर की टीम आई थी और दे के क्वारंटाइन कर गए हैं। गांव में क्या हालत है अभी? जो जानकारी आ रही है कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, किस तरह से? में तो ये हालत है जी, अब बुरी हालत है। ना यहाँ कोई सुविधा है और ना कोई टीम वगैरह आई है। अब तक 25-26 मौत हो चुकी। ढूंढते फिर जहाँ डॉक्टरों को, यहाँ कैलाशी हॉस्पिटल है वो किसी को एडमिट नहीं करता। 4-5 दिन पहले सरकारी डॉक्टर थे, वो आए थे, दवाई दे रहे थे और वो टैबलेट थी जो 700-800 रुपए की मिलती है, लेकिन वो भी किसी ने नहीं ली। वो पूछ रहे थे घर घर आके कि भैया किसी के बुखार है या कुछ है तो टैबलेट ले लो, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं कि हमारा कुछ है। यूपी के अधिकतर गाँव की कमोबेश यही कहानी है। सरकार के अपने दावे हैं, उसके अपने आंकड़े हैं और सच्चाई जमीन पर उससे बिल्कुल अलग है। अब उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक दर्दनाक खबर है। यहाँ कोरोना जैसे लक्षणों से मरने वाले लोगों के शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय उन्हें घाट पर दफन किया जा रहा है। कीचड़ मिट्टी में आधे दबे ये वो बदनसीब शव हैं जिन्हें जीने से पहले कोरोना का इलाज नहीं मिला और अब सही तरीके से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। ये शव उन लोगों के हैं जिनकी जान कोरोना की वजह से गई है और इनकी संख्या इतनी है कि इन्हें दफनाने की जगह तक नहीं बची। इसलिए लोग अब बक्सर घाट के आसपास जैसे तैसे शवों को या तो दफना दे रहे हैं या यूं ही छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, जितने आते उसमें से लगभग 70 से 75% तो अग्नि देते हैं लोग, बाकी 20 से 25% जो है वो दफन करते हैं। हालात को देखते हुए उन्नाव के डीएम ने बक्सर घाट पर शव दफनाने पर रोक लगा दी है, लेकिन साफ है कि कागजों में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा अलग है, जबकि जमीनी हकीकत ज्यादा डरावनी है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस का बड़ा अटैक हुआ है। यूनिवर्सिटी परिसर में बीते 22 दिनों में कुल 19 लोगों की मौत हुई है। इसी वजह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया है। आज सुबह करीब 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ एएमयू कैंपस पहुंचे। एक्सपर्ट्स और अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने एएमयू कैंपस में कोविड कमांड कंट्रोल रूम में तैयारियां देखी। एएमयू में कोरोना की दूसरी लहर के बीच 19 प्रोफेसरों की मौत हुई है। ज्यादा मौत से ये डर है कि कहीं एएमयू में कोरोना का कोई खतरनाक वेरिएंट तो नहीं फैला है। कोविड महामारी की समीक्षा के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने अभी अलीगढ़ मंडल की समीक्षा ली है। सेकेंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है। इतनी सारी मौतों के बाद एएमयू में जिन लोगों में लक्षण दिखाई दे रहा है उनके सैंपल लेकर उनके सैंपल्स की अलग से जांच की जा रही है। इस बीच में एएमयू छात्र संघ ने खराब प्रशासनिक व्यवस्था को इसका जिम्मेदार बताया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तरह राजधानी लखनऊ में भी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि शराब का ठेका सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक के लिए खोला गया और ठेका खुलने की खबर जैसे ही लोगों को मिली यहाँ पर लोग जुटने लगे हैं बोतलें लेने के लिए। और ये कानपुर रोड का इलाका है जहाँ बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं दिन भर। वक्त तय कर दिया गया है, ये भी तय कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही शराब की बिक्री की जाएगी। और इस वक्त देख सकते हैं आप जो भी व्यक्ति खड़े हैं यहाँ शराब की बोतल लेने के लिए दूर दूर करके खड़ा किया जा रहा है। और साथ ही ये भी तय किया गया है कि सभी के चेहरों पर मास्क होगा, उसके बाद ही शराब की बोतल उन्हें दी जाएगी। जो सरकार का तर्क है वो ये है कि राजस्व की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। कोरोना से लड़ने में बड़े संसाधन खर्च हो रहे हैं, सरकार का बजट खर्च हो रहा है और ऐसे में राजस्व की जो पूर्ति है वो करने के लिए आबकारी विभाग को निर्देश दिया गया था और जिलों के हिसाब से ठेकों को खोलना शुरू। कल देश में मनेगी ईद। ईद की तैयारियों के बीच कहीं कोरोना प्रोटोकॉल के नियम टूटते दिखाई दिए तो कई जगह पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पेश की मिसाल। पहले देखिए तेलंगाना के हैदराबाद में ऐसे ईद से पहले बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी है। बाजारों में यहाँ ऐसी भीड़ है जैसे राज्य में कोरोना का खतरा है ही नहीं, जबकि तेलंगाना में कल ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ है।
हालांकि कई जगह लोग कोरोना नियमों के तहत ईद की तैयारी करते भी दिखे। केरल की मस्जिदों में लोगों को भीड़ न लगाने के लिए कहा गया है। यहाँ कई लोग घर पर ही ईद मनाने की तैयारी में है। कश्मीर में तो ईद से पहले सुरक्षा बलों ने कर्फ्यू लगा दिया है। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम दिख रहा है। पूरा देश कल ईद का त्योहार मनाएगा। तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बार ईद का त्योहार सादगी के साथ मनाने की अपील की है। संगम नगरी प्रयागराज के कुछ हिस्सों में ईद आज ही मनाई जा रही है। दरअसल यहाँ शहर काजी ने देर रात चांद दिखने का ऐलान किया था और ये ऐलान किया था कि ईद आज ही मनाई जाएगी। हालांकि इसे लेकर देर रात तक या सुबह तक उहापोह की स्थिति रही। बहरहाल आज जामा मस्जिद समेत कई मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल के साथ ईद की नमाज अदा की गई। हम लोगों ने आज ईद की नमाज अपने अपने घरों में पढ़ी और ज़्यादातर जो ईद की मुबारकबाद दिया जा रहा है वो फ़ोन से ही दिया जा रहा है। हालांकि ज़्यादातर लोग ईद कल ही मनाएंगे। इस दौरान जो है यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है ताकि लोग मस्जिदों तक ना जाने पाएं। जामा मस्जिद में और दूसरी मस्जिदों में जो नमाज अदा की गई है उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया गया है। सिर्फ 5 लोगों ने ही मस्जिदों में नमाज पढ़ी है, बाकी लोगों ने घर पर नमाज अदा की है। और इस दौरान मस्जिदों से लेकर घरों तक कोरोना महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर दुआएं मांगी गई हैं। कि बारगाह में दुआ किया है कि अल्लाह ताला इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द हिंदुस्तान से इस दुनिया से ख़त्म फरमाए। प्रयागराज के जिन हिस्सों में आज ईद मनाई भी जा रही है वहाँ लोग पूरी तरीके से सादगी में हैं। कोई जश्न नहीं हो रहा है, कोई धूम धड़ाका नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से सटे दुजाना गांव में इस समय मैं मौजूद हूं और गांव के जो हालात हैं, कोरोना की दहशत यहां पर साफ नज़र आ रही है। 20 दिनों में 26 मौतें हो गई हैं और उनमें से 19 मौतें युवाओं की हुई हैं। तो गांव में जो है दहशत कोरोना की फैली हुई है और नोएडा ग्रेटर नोएडा के ऐसे 72 गांव हैं जहां कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। जहां पर जो कोविड के टीके लग रहे थे वो टीके भी नहीं लग रहे हैं गांव के लोगों पे। गांव में अनपढ़ लोग रहते हैं, वो कहां से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे? टीका उनके लिए भी तो होना चाहिए। टेस्टिंग तो करा ही नहीं, टेस्टिंग करने कोई आता ही नहीं। कल भी आई थी टीम, कल 3 बजे करीब आई और अब 5 बजे चले गए। जो लोग हैं उन्होंने अपनों को भी खोया है और उनका यही कहना है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, समय पर पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए उचित उपचार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोरोना पर मध्य प्रदेश की सरकार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अनाथ होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के अनाथ हुए बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमित परिवारों की आर्थिक मदद भी राज्य सरकार करेगी। ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का इलाज पूरी तरह फ्री करेगी। इसके लिए देश का पहला सेंटर भी भोपाल और जबलपुर में बनाया जा रहा है। एमपी में धीरे धीरे कोरोना के केस कम हो रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे आ जाएगी वहां कोरोना कर्फ्यू में आंशिक ढील दी जाएगी। देश भर में वैक्सीन की शॉर्टेज की खबरों के बीच कर्नाटका की अगर बात करें तो यहाँ पर भी शॉर्टेज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा एक बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है जहाँ पर कहा गया है कि कोविशील्ड जो है वो केवल 45+ एज ग्रुप के लिए सेकेंड डोज ही केवल दी जा रही है। वहीं अगर कोवैक्सीन की बात करें तो वो आउट ऑफ स्टॉक आज बताया जा रहा है। सीधे तौर पर लगातार वैक्सीन क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है और यही कारण है कि 18+ ग्रुप्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो शुरू नहीं किया गया। हालांकि तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें ज़रूर दी जा रही है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए अभी तक ये वैक्सीन जो है वो शुरू नहीं की गई है। लगातार वैक्सीन का जो शॉर्टेज दिखाई दे रहा है राज्य भर की अगर बात करें, इतना ही स्टॉक है कर्नाटका में जो केवल 45+ जो लोग हैं
उन्हें ही सेकेंड डोज दिया जा सकता है। इस बीच कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को ये सवाल किया है कि आखिर क्यों वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं बनाया गया और जितनी डिमांड है क्या उतनी डिमांड केंद्र से भरपूर आ रही है या नहीं। तमाम ही सवाल करते हुए हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से सवाल पूछे। देश में मेडिकल रिसर्च की निगरानी करने वाली संस्था आईसीएमआर का दावा है कि कोरोना मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी ज्यादा कारगर नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी पर आईसीएमआर और एम्स ने एक ट्रायल किया था जिसका नाम था पैलेसी ट्रायल। ट्रायल में पता चला कि कॉन्सल्वेंट प्लाज्मा कोई खास कारगर नहीं है। ट्रायल का रिजल्ट इंटरनेशनल ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश हुआ था। बहुत जरूरी हो तभी डॉक्टर्स की सलाह पर प्लाज्मा थेरेपी करवाएं। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो ट्रायल का नाम है पैलेसी ट्रायल। उसमें ये देखा गया कि कन्वालेसेंट प्लाज्मा इसका खास कारगर नहीं रहे। आईसीएमआर के मुताबिक रेमडेसिविर दवा कोरोना मरीजों को कुछ ही हालात में दी जानी चाहिए। संक्रमण के 10 दिन बाद ये दवा मरीजों पर असर नहीं करती। रेमडेसिविर दवा का काम वायरस को फैलने से रोकना है, लेकिन 10 दिन बाद ये वायरस पूरे शरीर में फैल चुका होता है। इस कोरोना काल में जनता की आमदनी लॉकडाउन के चलते एकदम से कम हुई और ऐसे में फिर लोगों का सहारा है ईपीएफ, यानी जो लोग काम कर रहे हैं निजी संस्थाओं में या सरकारी संस्थाओं में उनका जो प्रोविडेंट फंड कटता है। तो भोपाल के ईपीएफ दफ्तर में पिछले 1 अप्रैल से लेकर 10 मई तक यानी कि सिर्फ 40 दिनों में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों ने 19 करोड़ रुपए निकाले हैं। दरअसल ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है और यहाँ का भोपाल का रीजनल ऑफिस है। लोग यहाँ आ रहे हैं और अपना पीएफ निकलवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आमदनी अचानक कम हो गई और कोविड के चलते लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं और इस खर्चे से निपटने के लिए जो भविष्य निधि है, पीएफ है, उसी का एक बड़ा सहारा है। और इस दफ्तर में रोज यहाँ भीड़ लग रही है लोग अपना पैसा निकलवाने के लिए। 10,000 रुपये जमा है, 8,000 रुपये निकालना है मेरे को। किस खर्चे के लिए निकाले? कोविड के लिए, इलाज के लिए? इलाज के लिए निकालना हूँ सर, बच्चा बीमार है, मिसेज बीमार है। बड़ी तेजी से कोविड के मामलों का निपटान हो रहा है। निश्चित ही भविष्य निधि योजना बड़ी लाभदायक है, जिससे लोग इसका फायदा इस कोविड काल में ले रहे हैं। बार बार कर रहा हूँ आईसी, आपको बोला कूच बिहार की तरफ जाएगा, आपके पास हर चीज का एक्सक्यूज है, पर आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न हो। गवर्नर के गाड़ी को इस तरीके से रोकना, आई एम शॉक्ड एट इट। दिस इज टोटल कोलैप्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का नंगा नाच हो सकता है। पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल जारी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखा दिए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज अपने वादे को पूरा करने के लिए बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे। जगदीप धनखड़ ने यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद बड़ी हिंसा हुई थी। आरोप है कि ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों ने बीजेपी के समर्थकों को निशाना बनाया था। हालांकि राज्यपाल का काफिला जैसे ही कूच बिहार पहुंचा तो उन्हें काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। वापस जाओ के पोस्टर दिखाए गए। उत्तर 24 परगना में आज बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने बड़ा आरोप लगाया कि आधी रात को उनके घर पर बम फेंका गया। কিন্তু যা ঘটনাটা কালকে ঘটিয়েছে এটা আশা করাই ছিল। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुए 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सियासी बवाल थमता नहीं दिख रहा है। पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन को दिखाए हैं तेवर और मुद्दा बना है 6 साल पुराना मामला। जिस मामले को बंदूक बनाकर पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आई, अब उसी मामले के जरिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को निपटाने की कवायद शुरू हो गई है। बगावत की ये कमान नवजोत सिंह सिद्धू संभालते दिख रहे हैं। सिद्धू ने कहा है, पुलिस अत्याचार के पीड़ित और सिख संगत मुझसे मिले, हम उनका विश्वास कैसे तोड़ सकते हैं। उनके इंसाफ के लिए लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल 15 अक्टूबर 2015 को कोटकपूरा में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चला दी थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और 2017 विधानसभा चुनावों में बादल सरकार पर लगातार हमले किए, लोगों से न्याय का वादा किया। लेकिन अब सिद्धू कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह सरकार के आने के बावजूद पीड़ितों को अब तक इंसाफ का इंतजार है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर सवाल तो पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने खुलकर बोलना पहली बार शुरू किया है। सवाल ये है कि क्या पंजाब में जल्द होगा सियासी उठापटक?
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। हालात को संभालने के लिए अमेरिका फिलहाल इजराइल को समझाने में जुटा है। एक धमाका और बड़ी सी इमारत बर्बाद। एक और धमाका और बड़ी आग लग गई। इजराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच आजकल इसी तरह बमबाजी हो रही है। हमास को इजराइल आतंकी संगठन मानता है। इस मिनी वॉर में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के बाहर नमाजियों और इजरायली पुलिस के बीच शुरू हुई झड़प धीरे धीरे हमास और इजराइल के बीच जंग की शक्ल ले चुकी है और बेगुनाहों की मौत का सिलसिला अब तक जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और शांति बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। फिलिस्तीन के साथ चल रही लड़ाई के बीच इजराइल के कई शहरों में दंगे शुरू हो गए हैं। यहूदी और अरबी मूल के लोगों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। इन हालात के चलते इजराइल के कई शहरों में इमरजेंसी लगा दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।